हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQ-IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। 21 जून का दिन आपको याद होगा। इस दिन भारत और संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और विश्व के सभी धर्म संप्रदाय के लोग इसमें शामिल होते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपने स्वास्थ्य को और किस प्रकार से आप उत्तम बना सकते हैं इसके लिए न केवल योग करते हैं बल्कि अन्य लोगों को जागरूक भी करते हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि जिस प्रकार से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव यूएन की महासभा में रखा गया था। डेट थी 27 सितंबर वर्ष 2014 और 11 दिसंबर को इसको मंजूरी दी गई थी और इसी के जस्ट नेक्स्ट ईयर से अर्थात 21 जून वर्ष 2015 से हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को विश्व के सामने इंट्रोड्यूस किया था। 177 देशों का इसको समर्थन था और आज आप देखते हैं कि विश्व के तमाम स्थानों पर तमाम देशों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। जब पहली बार भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था नई दिल्ली के राजपथ पर, तो लगभग 35,000 से अधिक लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब जरा समझिएगा कि योग के जैसा ही एक और क्रियाविधि है जिस पर हमारा ध्यान केंद्रित करना आवश्यक हो जाता है और सर्वप्रथम हमें यह जानना आवश्यक हो जाता है कि भाई 21 जून की ही डेट को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में क्यों संदर्भित किया गया था। और अब इसके पश्चात आप पाएंगे कि यूएन ने हाल ही में 21 दिसंबर को अर्थात जो कि 21 जून के 6 माह बाद आने वाली डेट है, इसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया है। इन दोनों ही डेट्स का आपस में बहुत अच्छा रिलेशन है और यह बताते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भारत की नीति है या फिर जो भारत का थॉट है, इस वसुधैव कुटुंबकम के अनुसार जो कि विश्व है एक परिवार के रूप में वर्णित किया जाता है और इस परिवार में शांति और खुशहाली बनाए रखना ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण होता है आपके मन, आपके दिमाग का शांत होना। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि वर्ल्ड की आप स्थिति देखेंगे तो कई प्रकार की यहां पर अशांति योग्य गतिविधियां देखने के लिए मिल रही हैं और इन अशांतिजनक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है कि योग और ध्यान किया जाए। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात कई विद्वानों के द्वारा की गई है। इवन यूएन में जो भारत के राजदूत हैं मिस्टर हरीश, इन्होंने भी अपने ट्विटर के माध्यम से यह बताया है कि अब 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और इसको किस प्रकार से आयोजित किया जा सकता है, यह मानव स्वास्थ्य पर किस प्रकार से अच्छा असर डाल सकता है। अब जरा जानते हैं कि 21 जून और 21 दिसंबर ये दोनों ही डेट्स को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस के रूप में क्यों मनाया गया। सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो 21 दिसंबर है ये विंटर सोल्स्टिस यानी कि शीतकालीन विषुव की स्थिति को जन्म देता है। अब ये शीतकालीन विषुव क्या होती है, तो इसके लिए आपको इस डायग्राम को जरा ध्यान से समझना होगा। इंडियन ज्योग्राफी में आपने ITC-Z के बारे में अवश्य सुना होगा और यदि नहीं सुना है तो याद रखिएगा कि यह सूर्य और पृथ्वी के मध्य की सापेक्षिक स्थिति का वर्णन करता है। अर्थात पृथ्वी के आकार के कारण जो सूर्य का प्रकाश होता है यह पृथ्वी के एक विशेष भाग पर लंबवत पड़ता हुआ दिखाई देता है और इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और यदि इस ITC-Z की बात करें तो इसका फुल फॉर्म ही होता है अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। और यहां पर आपको एक एक वर्ड को जरा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है। अंतरा उष्णकटिबंध का मतलब होता है कि उष्णकटिबंध के अंदर वाला क्षेत्र जहां पर कर्क और मकर रेखा के मध्य के क्षेत्र को शामिल किया जाता है। अभिसरण का अर्थ होता है कि यहां पर पवनें आकर एक दूसरे से टकराती हैं और ऊपर की ओर उठती हैं, अर्थात यहां पर पवनें आएंगी, अभिसरित होंगी, अभिसरित होकर ये ऊपर की ओर जाएंगी और फिर अदर एक्टिविटीज यहां पर घटित होंगी। तो एक्चुअली जो ITC-Z का क्षेत्र है, आप इस क्षेत्र के अकॉर्डिंगली सूर्य और पृथ्वी की सापेक्षिक स्थिति का वर्णन कर सकते हैं और ना केवल वर्णन कर सकते हैं बल्कि यहां पर 21 जून और 21 दिसंबर के पीछे का जो रहस्य है इसको भी वर्णित कर सकते हैं। किस प्रकार से, तो देखिएगा यह है हमारा सन और इसके चारों ओर गति करती है हमारी पृथ्वी जो कि अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री कुछ इस प्रकार से झुकी हुई है। और जब डेट होती है 21 मार्च, तो 21 मार्च को ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस दिन सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा होता है विषुवत रेखा पर
और सेम ऐसी ही स्थिति 23 सितंबर को भी हमको देखने के लिए मिलेगी, अर्थात इसे नाम दिया जाता है विषुव की कंडीशन। ये कहलाते हैं विषुव। और इस दिन आप पाएंगे कि भाई सूर्य का जो लंबवत प्रकाश है ये भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक पड़ रहा है, अर्थात भूमध्य रेखा पर दिन की लंबाई बहुत ज्यादा और रात की लंबाई बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगी। और यही कारण है कि दिन और रात बराबर होते हैं उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में। परंतु याद रखिएगा कि जैसे जैसे 21 मार्च के पश्चात यह पृथ्वी गति करना चालू करती है, चूंकि पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है, अर्थात एक है परिक्रमण गति और एक आती है घूर्णन गति। अब चूंकि घूर्णन गति के कारण जो एक्टिविटी होती है वो है दिन रात, और ये जो परिक्रमण गति है इसी का सर्वाधिक महत्व है विषुव में। और साथ ही साथ ये जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है अर्थात संक्रांति वाली, इसमें तो 21 मार्च के बाद जो नेक्स्ट डेट आती है 21 जून की, इस दिन क्या होता है, तो इस दिन सूर्य का प्रकाश 21 मार्च से 21 जून के मध्य सूर्य का प्रकाश चलते हुए पहुंच जाता है कहां पर, विषुवत रेखा से आगे बढ़ते हुए कर्क रेखा पर पहुंचता है। और 21 जून वह डेट होती है जब सूर्य का प्रकाश इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है। और इसका क्या परिणाम होता है, तो इसका परिणाम यह होगा कि उत्तरी गोलार्ध में जो दिन होंगे उनकी लंबाई बहुत ज्यादा होगी, जो रातें होंगी उनकी लंबाई बहुत कम होगी, और फिर विश्व पृथ्वी के अलग अलग एरिया पर अलग अलग प्रकार की स्थिति आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके आगे जब डेट आती है 23 ऑफ सितंबर, तो फिर से आपको विषुव की स्थिति देखने के लिए मिलेगी। अब ये विषुव अलग अलग होते हैं, अर्थात इनमें से एक कहलाता है बसंत विषुव और एक कहलाता है शरद विषुव वाला क्षेत्र। और फिर लास्ट में डेट आती है 21 ऑफ दिसंबर की, 21 ऑफ दिसंबर की। और इस दिन आप देखेंगे कि जो सूर्य का प्रकाश है यह मकर रेखा पर लंबवत पड़ रहा है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध, जिसको हम नदन हेमिस्फीयर का नाम देते हैं। इस दिन जो दिन है उत्तरी गोलार्ध में ये छोटे रहेंगे और जो रातें हैं ये आपको लंबी देखने के लिए मिलेंगी। हाउ इज दैट पॉसिबल, तो आप इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये जो 21 दिसंबर का दिन है यहां पर क्या क्या एक्टिविटीज हमें देखने के लिए मिल रही है। याद रखिएगा कि ये जो उत्तरी गोलार्ध वाला क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव वाला एरिया है, अर्थात जिसको आप आर्कटिक वृत्त का नाम देते हैं, यहां पर सूर्य का प्रकाश नगण्य पड़ता है और इसीलिए यहां पर जो रात की लंबाई है ये लगभग 24 आवर होती है। और इसी का अपोजिट आपको अंटार्कटिका सर्कल या फिर अंटार्कटिका ध्रुव के समीप देखने के लिए मिलेगा। यहां पर 24 आवर का दिन होगा, अर्थात यह बात शायद आप जानते होंगे कि जो क्रियाविधि उत्तरी गोलार्ध में होती है उसका जस्ट अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में हमको देखने के लिए मिलता है। और जैसे जैसे आप उच्च अक्षांशों से मध्य अक्षांशों के क्षेत्र तक आएंगे तो फिर यहां पर जो रात की लंबाई है ये धीरे धीरे कम होती जाएगी। परंतु बात वही है कि जैसे ही आप कर्क रेखा पर पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग 13.5 घंटे की यहां पर आपको रात देखने के लिए मिल रही है, अर्थात यहां पर जो दिन की लंबाई है ये कम है और जो रात की लंबाई है ये ज्यादा है। इसको कहा जाता है एक्चुअली शीत संक्रांति की स्थिति। भारत के संदर्भ में ये शुभ इसलिए है क्योंकि भाई ऐसी घटना घटित होने पर जो भारतवासी हैं और मेनली जो कृषक वर्ग है उसके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ सूचक गतिविधियां संपन्न होती हैं। याद रखिएगा कि एक तो इस गतिविधि के कारण 21 दिसंबर को, क्योंकि इस दिन जो ये दक्षिणी गोलार्ध अर्थात मकर रेखा के आसपास लंबवत चमकता है, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपको भारत पर देखने के लिए मिलेगा। अर्थात इसके बाद यह माना जाता है कि अब सूर्य की लंबवत किरणें उत्तरी गोलार्ध में आना प्रारंभ होंगी, अर्थात सूर्य की उत्तरायण की स्थिति होना प्रारंभ होगी, जिसको सामान्यतः हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। मकर संक्रांति वह संक्रांति है जिसके पश्चात सूर्य उत्तरायण होना प्रारंभ होता है और फिर 21 मार्च को वापस से वही एक्टिविटी होती है कि सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, पश्चात इसके आगे की डेट्स आती जाती हैं और वापस से ये कर्क रेखा पर पहुंचेगा। यानी कि एक साल को यदि आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो 4 पार्ट्स में आप 3-3 महीने का अंतराल ले लें और 3-3 महीने में आपको अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज यहां पर अलग अलग तरीके से देखने के लिए मिलेंगी। अब चूंकि विश्व में सर्वाधिक लंबा दिन माना जाता है 21 जून को, और इसका मेन कारण है कि इस दिन सूर्य लंबवत चमक रहा होता है कर्क रेखा पर, तो यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है।
और विश्व का सबसे छोटा दिन माना जाता है 21 दिसंबर को। यह भी किसका है? उत्तरी गोलार्ध का, अर्थात नदर्न हेमिस्फीयर का। तो इस सबसे छोटे दिन के रूप में हमने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस और इस सबसे लंबे दिन के रूप में हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाना प्रारंभ किया, योग दिवस 2015 से। और अब इस ईयर से अर्थात वर्ष 2024 से हम अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस को भी बड़ी धूमधाम से मनाएंगे और पूरा विश्व इसमें हमारा साथ देगा। और ये जो भारत की वसुधैव कुटुंबकम की जो थीम है, ये भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब ये वो तमाम देश हैं जो कि इसमें सह प्रायोजक और प्रायोजक की भूमिका निभा रहे हैं। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो मैं आज आपको क्यूआर कोड नहीं दे पाया, फिर भी आप अभिषेक कुमार ज्योग्राफी से इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स में इसको शामिल कर सकते हैं। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।